हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले वो साइंस के 35 प्रश्न। उनमें से हमने 2008 से लेकर के अभी तक जो प्रश्न साइंस के पूछे जाते रहे उन्हीं का मैंने 50 प्रश्नों का एक संग्रह किया है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कौन से प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं जिन्हें हमें 100% आना ही चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ये खगोलीय दूरियों को मापता है। चलिए अगला प्रश्न बेहद आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पर मेरा बताने का फर्ज बनता है। अगला है 0.01 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो सबसे बात मैं बता दूं, माइक्रोन एक दूरी का मात्रक है जो बहुत कम दूरी को मापता है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो आपको याद रखना है दूरी का बहुत छोटा मात्रक है। अब मैं इसको आपको बदल के दिखाता हूँ कि 10⁻⁻6 मीटर बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चूंकि यहाँ पर मिलीमीटर पूछा जा रहा है तो हम पहले से मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। 10⁻⁶ है तो इसको मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसका ये मतलब हुआ 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर बराबर भी 1 माइक्रोन हुआ, क्योंकि अभी मैंने इसे छोटा किया है। अब आप इसे घातांक के हिसाब से जोड़ घटा लेंगे, 10 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -6 में से 3 चला जाएगा तो 3 मिलीमीटर बराबर 1 माइक्रोन। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा था तो अगर 1 मिलीमीटर होता तो ये कितना आता, तो ये आता आपका माइनस का था तो 10⁻⁻3 और ये ऊपर चली जाएगी 10⁻⁻3 मिलीमीटर। अब आपसे पूछ रहा था, मैं फिर आपको लिख देता हूँ दोबारा, तो ये आपका 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ आपको। तो 0.01 मिलीमीटर में कितना होगा, तो हम गुणा कर देंगे 10⁻3 इंटू 0.01। तो इसको आप बच्चों आप इसे 1000 भी लिख सकते हो, इंटू 0.01 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 और इसको हम 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये माइक्रोन। इसका मतलब 1 मिलीमीटर में 10 माइक्रोन होते हैं। इस टाइप से आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा वाला मैं बता रहा था। अगला था दाब का मात्रक क्या होता है। तो चूंकि दाब जो होता है हमारा, दाब बराबर बच्चों होता है, आपने पढ़ा होगा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये गलत लिख गया है, स्क्वायर लगना था वो धोखे से छूट गया है। तो ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा, इस दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये हमें याद रखना। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पर आपको स्थान मिला है। अगला न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल। तो वहाँ पर ऑप्शंस थे, तो सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने वाले क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं वो विपरीत दिशा में हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती, लेकिन 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अगला है एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो ये होता है 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर। तो आपको याद रखना एक वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है। अगला है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम कहाँ होता है। तो दाब का हालांकि फार्मूला होता है P बराबर HGD, यानी आप यहाँ पर पानी की बोतल ऐसे होती है तो जो H बढ़ता जाएगा, पेंदी पूछ रहा है कहाँ पर होता है, तो उसकी पेंदी की देखिए लंबाई यहाँ पर सबसे अधिक होगी, G वही रहता है और किसी का घनत्व भी वही रहेगा, लेकिन ऊंचाई अगर आपने
यहाँ तक ही पानी भर रखा है, मान लिए यहाँ तक, तो यहाँ पर दाब जो है वो आपका कम होगा, और आपने पूरा भर रखा है तो दाब यहाँ पर अधिक होगा। यानी दाब जो है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी समुद्र के तल पे हम जितना नीचे जाएंगे उतना अधिक आप पर पानी का दाब पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ता हूँ। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स। तो ये आपको याद करना है, इसका सूत्र नी ह ला, बस, यानी नी से नीला, हा से हरा, ला से लाल। निहला रंग याद रखेंगे जिससे आपको याद रहेगा लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। अगला है, वे वस्तुएं सभी रंगों को परिवर्तित कर देती हैं, वो कौन सा है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है, यानी जो श्वेत प्रकाश यानी जो सफ़ेद रंग है, ये सभी विकिरण को वापस कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं वो उसका रंग कौन सा होता है? तो ये रंग होता है काला यानी ब्लैक। अगला है, हरा, पीला, बैंगनी एवं लाल रंग में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है, सबसे अधिक होती है? तो ये रंग है लाल रंग, ये आपको याद रखना है। ऊष्मा सबसे अधिक तेजी से संचरित किस में करता है? तो मैं बता दूं, विकिरण के द्वारा करता है। विकिरण समझ रहे होंगे, जो सूर्य से हम तक रोशनी आती है तो बीच में किसी भी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी ये विकिरण के द्वारा ही कभी कभी आता है। तो अगला हमारा प्रश्न था, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती? देखिए आ ही गया है, तो ये विकिरण के द्वारा होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? वैसे तो चांदी होता है, लेकिन हम लोग एज यूजुअल में चांदी बहुत महंगा है, इसलिए तांबा जो है उसका दूसरा ऑप्शन है, यानी चांदी के बाद तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक हमारा यहाँ से ऑप्शन तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वही विकिरण पर ही आ गया है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल क्या है? जो प्रकाश की चाल है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, वही हमारी विकिरण की भी स्थानांतरण की चाल है। लेंज का नियम किससे संबंधित? तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसके बराबर होता है? 10⁶ गॉस। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। तो जो हमारे विद्युत यंत्र हैं घरों में, उसकी जो वायरिंग होती है वो समानांतर क्रम में की जाती है। घरों में प्रयुक्त धारा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी जो हम घरों में अपने यूज करते हैं, हमारी कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? सभी को मालूम है, परिभाषा विधि, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I = Q/T से प्रदर्शित किया जाता है। जूल प्रति कूलम किसको कहते हैं? तो ये वोल्ट का मात्रक है। अगला है, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसके लिए जिम्मेदार हैं फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही किसी की संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं, वही किसी की विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जितने अधिक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसमें विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न, विद्युत स्रोत होता है किसका? ये होता है विद्युत धारा का। और अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का बैटरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो आपने जो बैटरी सेल देखा होगा ये जस्ते का बना होता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और ये भी याद रखना है टेम्परेचर भी बढ़ाने पर जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वैसे ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगले इस पेज के जो प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। तो जो भी यांत्रिक तरंगें होती हैं उनकी चाल माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व यानी डेंसिटी पर, इलास्टिसिटी एंड जो है आपका डेंसिटी पर निर्भर करता है। विस्थापन का मान बढ़ने पर दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला है, सरल आवर्त में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जल, वायु, स्टील और निर्वात में किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ये होगा आपका स्टील में, और निर्वात में ये
जीरो होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। चूंकि आवर्तकाल होता है T = 2π√L/g। जैसे जैसे g बढ़ेगा तो आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। चूंकि t जो है वो प्रोपोर्शनल है √L के। अगली बात करता हूँ तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैं आपको बता दूं। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसका जो है वेग ये बढ़ता है। जब वेग बढ़ता है, चूँकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv², तो v बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। रही बात स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है P = mgh। मास बदल नहीं सकता, जी बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ h जो जो आप ऊपर से नीचे आओगे ऊंचाई कम होती जाएगी तो गतिज ऊर्जा सदैव उसकी घटती रहेगी। अगला है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। तो वहाँ पर किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक लिखा था। चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपके ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग P = होता है mv। तो ये भी अगर ये गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो उसका जो संवेग है, चूँकि ये होता है 12mv², तो इसका मतलब अगर हमने इसकी चाल को अगर दूना किया होगा, मतलब 2v, तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। और ये P = mv होता है, तो हमने 2 ही गुना बढ़ाया था, इसलिए उसका जो संवेग है वो 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 33 कि एक अश्वशक्ति सामर्थ्य में कितना बराबर हो, तो ये 746 जूल होता है। और अगला हमारा प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो किसके कारण है, तो ये पृथ्वी की गुरुत्व के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है उसका कारण ये है। अगला है, संबंध F = g/m/d² में राशि g क्या है, ये सार्वत्रिक प्रकृति का स्थिरांक है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य है किस पर, ये दो पिंडों के लिए जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, यानी दुनिया की जितनी भी 2 वस्तुएं हैं उनके बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं F = g/m1m2/r² या r यानी पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये 2 पिंड होने चाहिए। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियम में राशि g का मान तो पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये बिल्कुल स्वच्छंद है, इसका मान एक निश्चित है। अगला है, परमाणु का समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है, तो जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर ये एक नाभिक होता है, आपने पढ़ा होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो समस्त भार यहीं पर कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपसे पूछ रहा तो ये नाभिक हो जाएगा। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ये कहलाती है द्रव्यमान संख्या, या इसे हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं। अगला है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ये कहलाता है अणु यानी एटम। ठीक है। अगला, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन के बराबर, तो ये प्रोटॉनों की भी संख्या हम लिख सकते हैं। अगला हम अगर बढ़ाते हैं तो अगला हमारा प्रश्न आपको मिलेगा कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते, इलेक्ट्रॉन, यानी नाभिक के अंदर जो है वो 2 ही रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अगला है, एलपीजी का मुख्य मिश्रण क्या है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिससे हम कभी लीक होती है गैस तो वो अधिक दुर्गंध आती है, तो उसमें आइसोब्यूटेन का वो रहता है। अगला है, द्रव पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या है, यानी एलपीजी के, तो ये रहता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है, पादप में खाद्य पदार्थों का
संश्लेषण किस भाग द्वारा किया जाता है? सभी को मालूम है पत्तियों के द्वारा ही पेड़ पौधे खाना जो है वो बनाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कार्य किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है रुधिर के माध्यम से। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर थल का भाग कितना, यानी कितनी पृथ्वी जो है जहाँ पर जल के अलावा ये है 29%। और अगला है, विटामिन और खनिज लवणों का मुख्य स्रोत क्या है? वो है फल और सब्जियां। कुल मिला के ये 50 प्रश्न थे, इन्हें आप रट लीजिए, आपकी परीक्षा में बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।